नमस्कार। खबर पर नजर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में हम तमाम उन खबरों की चर्चा करते हैं, उन पर बात करते हैं जो दिन भर जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है और जिन पर हमारे संवाददाताओं ने नजर रखी है। तो ऐसी ही कुछ खबरों को समेट कर हाजिर हुए हैं। खबर पर नजर के इस अंक में हम बात करेंगे लचित बरफुकन की 400वीं जयंती की, बात करेंगे गुजरात के चुनावों की और साथ ही साथ चर्चा करेंगे एमसीडी इलेक्शंस की भी। सबसे पहले बात लचित बरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष के समापन समारोह की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। विज्ञान भवन में आयोजित एक प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी लचित बरफुकन के जीवन यात्रा को दर्शा रही थी। लचित बरफुकन असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति थे। 1671 में मुगल सेना के खिलाफ सरायघाट की निर्णायक लड़ाई उन्होंने लड़ी। असमिया सैनिकों की रणनीति और कुशलता के आगे औरंगजेब की मुगल सेना को हार स्वीकार करनी पड़ी, घुटने टेकने पड़े। 24 नवंबर साल 1622 में लचित बरफुकन का जन्म अहोम साम्राज्य के 10वें राजा प्रताप सिंघा के प्रधान सेनापति मोमाई तामुली बोर बरुआ के घर हुआ था। लचित बरफुकन को अहोम साम्राज्य के राजा चक्रध्वज सिंह ने अपना प्रधान सेनापति बनाया था और साल 1667 में गुवाहाटी को मुगल सेना के कब्जे से छुड़ाने का अभियान शुरू हुआ। लचित ने असमिया सैनिकों में आत्मगौरव का भाव भरकर अद्वितीय युद्ध कौशल से भरी सेना का गठन किया। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अहोम समुदाय के पारंपरिक प्रार्थना गीत आई सिंग लाव की प्रस्तुति भी की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर अहोम समुदाय के महान सपूत लचित बरफुकन को पुष्पांजलि अर्पित की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री को वीर लचित बरफुकन की प्रतिकृति भेंट की, साथ ही हेंगदांग भी भेंट किया। हेंगदांग जो कि पारंपरिक अहोम हथियार है, प्रधानमंत्री को भेंट किया गया। महान योद्धा वीर लचित बरफुकन की जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास में कई आक्रांताओं के जुल्म के कारनामे दर्ज हैं, लेकिन समय समय पर कोई न कोई विभूति ने इनके खिलाफ नेतृत्व किया और देश की संस्कृति आध्यात्मिक पहचान को बनाए रखा। इसी गौरवशाली परिपाटी में महान योद्धा वीर लचित भी थे, जिन्होंने औरंगजेब की सेना को शिकस्त दी। अगर कोई तलवार के जोर से हमें झुकाना चाहता है, हमारी शाश्वत पहचान को बदलना चाहता है, तो हमें उसका जवाब देना भी आता है। असम और पूर्वोत्तर की धरती इसकी गंवा रही है। असम के लोगों ने अनेकों बार तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों का मुकाबला किया और आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ा। अपनी पूरी ताकत झोंक कर मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर एक बार लचित बरफुकन जैसे योद्धा आए और अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथ से गुवाहाटी को आजाद करवा लिया। औरंगजेब ने हार की उस कालिक को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो हमेशा हमेशा असफल ही रहा। और प्रधानमंत्री ने बताया कि दुनिया में भारतीय सभ्यता का विशेष स्थान है, जो कि अमर तत्व के तत्व से पुष्पित है। उन्होंने कहा कि गुलामी के कालखंड के दौरान दुर्भाग्यवश साजिशन एक ऐसे इतिहास की रचना की गई जो हमारे आत्मगौरव के खिलाफ रहा। हमें ऐसा कुछ बताने की कोशिश की गई जो भारतीय वीरता, भारतीय बलिदान की महान परंपरा के बारे में चुप रहा और ये परिपाटी आजादी के बाद भी बनी रही। हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। लेकिन
हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने पीटने वाले हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। और वीर लसित जैसे महान भारतीय योद्धाओं के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि नया भारत नया राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ निरंतर नई ऊंचाइयों को छूने चल पड़ा है। वीर लासित बोरफुकन का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थों को नहीं, देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमारे लिए परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं, बल्कि देश सबसे बड़ा होना चाहिए। कहते हैं कि राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी न निभा पाने पर वीर लासित ने मोमाई को भी सजा दी थी। उन्होंने कहा था, देहोत कोई मोमाई डांगोर न होए। यानी मोमाई देश से बड़ा नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता देश से बड़ा नहीं होता। मुझे खुशी है कि आज का नया भारत राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के इसी आदर्श को लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। विशाल, आपसे जानना समझना चाहेंगे, जिस तरह से जो हमारे गुमनाम नायक हैं उनको याद करने की, उनको जन जन तक पहुंचाने की एक कवायद चल रही है, किस तरह से गौरव का ये भाव जन जन तक पहुंचेगा? क्या कुछ आगे के प्रोग्राम्स हैं और किस तरह से ये जो प्लेटफॉर्म रहा ये इस भावना को लोगों तक पहुंचाएगा, लोगों के घर करेगा? देखिए निखिल, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आज़ादी हमें 1947 में मिली, 75 साल हो गए आज़ादी मिले हुए, लेकिन अब हम आज़ादी की जो बेड़ियां हैं, जो आज़ादी की ग़ुलामी की जो मानसिकता है, उसको हम तोड़ के बाहर निकल रहे हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे जो हमारे नायक हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। और यही वजह थी कि 3 दिवसीय समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया दिल्ली में, और असम के लोगों को बुलाया गया। असम के कलाकार आए, असम के गायक आए, और वो इतने ज़्यादा खुश थे कि असम की जो गौरवमय इतिहास है, गौरवमय संस्कृति है, उसको दिल्ली में पेश किया गया। इसको लेकर जिस तरह का उत्साह देखने को मिला, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। और ये मैं आपको बता दूं कि हम बार बार कहते रहे कि 1999 में एनडीए में गोल्ड मेडल बेस्ट कैडेट को दिया जाता है लचित बोरफुकन के नाम पर, लेकिन बावजूद इसके बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं। आज भी जो लैटिन हिस्टोरियंस हैं वो इस बात से परहेज़ करते हैं, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि इतिहास के अंदर भारतीय नायकों को ना दिखाकर भारतीय पराजय को ज़्यादा दिखाया गया, और जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया गया। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा, तुर्क, अफ़गान, मुग़ल, इन सब की हिस्ट्री को तो दिखाया गया, लेकिन जो हमारे नायक थे, हमारे जो जननायक थे जिन्होंने भारत की अस्मिता की रक्षा की, उनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया। लेकिन अब समय आ गया है कि जो पुराना गलत हुआ उसको ठीक करने का, और ये जो 3 दिवसीय समारोह है उसकी ओर पहला कदम था।
जी निश्चित तौर पर एक बात और समझ में आती है, जिस तरह से लासित बारफुकन की बात करें या जो दूसरे क्षेत्रीय नायक जिनको कहा जा रहा था अभी तक, जिनका पराक्रम दरअसल आकाश से भी ऊंचा था, बहुत बहुत ज्यादा था, लेकिन वो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रहेगा। अब किस तरह से ये किया जाएगा, कैसे ये अभियान चलाया जाए कि ये पूरे देश दुनिया में उनका नाम हो सके, जन जन तक वो रूबरू हो सके, उनसे उनकी पहचान हो सके? देखिए निखिल, कोई भी जो अभियान है वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि जनता का उसमें सहयोग ना हो। और इसके लिए आज मुख्यमंत्री जो असम के थे, उन्होंने आम लोगों का आह्वान किया, उन्होंने इतिहासकारों का आह्वान किया कि आप आइए, लिखिए अपनी संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में और उसका हिस्सा बनिए। और आज प्रधानमंत्री ने भी कहा असम सरकार से कि जैसे शिवाजी पूरे देश में मशहूर है, शिवाजी को हम सब जानते हैं, और जानता राजा, जो जनता का राजा एक नाटक है मराठी, उसको जगह जगह ले जाया जाता है, पूरा ट्रुप उनके साथ जाता है, काफ़ी 101 लोग हैं, घुड़सवार हैं, बाकायदा घोड़े उसमें चलते हैं, हाथी घोड़े के साथ पूरा जो वैभव है मराठा वैभव उसको पेश किया जाता है। वैसे ही उन्होंने उनको सुझाव दिया असम सरकार को कि आप भी इस तरह का एक नाट्य रूपांतरण करें, और ये जो वीरता का परिचय दिया लचित बोरफुकन ने 400 साल पहले, उसको यहाँ पर आप दिखाएं, उसको प्रदर्शित करें, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि लोग जानेंगे। एग्जीबिशन लगाई गई है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप यहाँ पर आके देखें। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लचित बोरफुकन ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी से तो मुगलों को हराया ही, साथ ही उन्होंने जो जिन हथियारों को इस्तेमाल किया वो भी सारे वहीं के हथियार थे, वहीं के लोगों के बनाए हुए थे। तो एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल था मेक इन इंडिया का, जिसका भी आज जिक्र किया गया कि किस तरह से मेक इन इंडिया जो है वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाता है और साथ ही साथ हमारी विरासत को भी और रिच बनाता है। जी निश्चित तौर पर तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण समय भी है जब इस बात की बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि जो हमारा इतिहास है उसको हम न सिर्फ जाने समझे बल्कि आत्मगौरव का भी बोध करें, और ये जो आत्मगौरव है, ये जो इतिहास है, ये हम भी समझें और जन जन तक पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विशाल बरिस्टो। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर गुजरात के सियासी रंग से जुड़ी हुई। चुनाव के वक्त गुजरात में सियासी दलों के बीच गुजरात को समझना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। गुजरात दौरे से ठीक एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली से कांग्रेस समर्थकों के लिए एक वीडियो जारी करते हैं कि अपना वोट बर्बाद न करें और आम आदमी पार्टी को जिताएं। वही कांग्रेस का दावा है कि जो पार्टी खुद यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई वो उन्हें 5 सीट पर समेत रही है और वो स्वयं एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, जबकि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी 5 सीट जीतने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी का संघर्ष सोशल मीडिया पर भी मुखरित है। राष्ट्रीय राजनीति में बिना किसी आइडियोलॉजी के अरविंद केजरीवाल अपनी भूमिका बढ़ाना चाहते हैं और लोगों के सामने दिल्ली का मॉडल रखते हैं। गोवा और उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उसे कामयाबी सिर्फ पंजाब में मिली। यानी कि फ्री बी का उनका एजेंडा पंजाब में चला, तो क्या यह गुजरात में भी चल पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। गुजरात मॉडल का मतलब क्या है, यह पीएम मोदी की बातों से समझा जा सकता है। पीएम ने कहा कि बिजली मुफ्त की चीज नहीं है, बल्कि यह पैसा कमाने, विकास करने का एक जरिया है। 2002 से पहले गुजरात में कुछ घंटों की बिजली सप्लाई थी। राज्य में बिजली का संकट था। नरेंद्र मोदी के सीएम रहते ही पूरे गुजरात में ये 24 घंटे बिजली सुनिश्चित हुई और गुजरात औद्योगिक विकास में नंबर 1 बना। पीएम मोदी अपने धुआंधार प्रचार में विकास की धारा को सतत जारी रखने पर जोर दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को मौजूदा सरकार के एंटी इनकम्बेंसी पर भरोसा है। कांग्रेस के दिग्गज स्टार प्रचारक अभी भी चुनावी रैलियों से दूर हैं और आम आदमी पार्टी केजरीवाल के चेहरे और दिल्ली मॉडल के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। गुजरात में बीजेपी अपने 27 साल के शासन की निरंतरता को बनाए रखना चाहती है। वहीं कांग्रेस इस उम्मीद में है कि लड़ाई में टिके रहने से एक दिन मौका जरूर मिलेगा, जबकि आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि पाने से ज्यादा खोने की चिंता है। तो कुल मिलाकर धुआंधार प्रचार इस वक्त गुजरात के सभी इलाकों में चल रहा है। 1 और 5 तारीख को वोटिंग होनी है। तो कुल मिलाकर जो भी स्टार प्रचारक है वो लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हुई हैं, बीजेपी के अमित शाह की आज रैलियां हुई हैं। उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पहले वहां पर प्रचार कर चुके हैं।
आगे मल्लिकार्जुन खड़गे के आने की बात बताई जा रही है। भगवंत मान लगातार प्रचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की भी प्रचार लगातार वहां पर कर रहे हैं। फिलहाल वो दिल्ली में हैं। तो कुल मिलाकर एक जो चुनाव का माहौल है वो बना हुआ है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर गुजरात में अब जबकि कहा जो पहला फेज का चुनाव है वो 1 दिसंबर को है, बहुत कम दिन रह गए हैं, ऐसे में जो चुनाव का एजेंडा है कहीं ना कहीं वो सेट हो चुका है। किस तरह से जो सभी पार्टियां हैं उनका प्रचार में आप अलग अलग डिफरेंस देख रहे हैं? क्योंकि कहीं कोई सोशल मीडिया का प्रयोग करता हुआ ज्यादा दिख रहा है, कोई रैलियों पर भरोसा रख रहा है, तो किसी का प्रचार थोड़ा धीमा भी लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जहां तक प्रचार के बहुत ज्यादा परवान न चढ़ने की बात है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति थोड़ी सी अलग है। उनको लगता है कि इस बार जमीनी स्तर पर उम्मीदवार ज्यादा संपर्क करे या स्थानीय नेता उस कोशिश करें कि लोगों को बात समझाई जा सके, उससे उन्हें सफलता मिल सकती है। बड़े नेताओं की उतनी ज्यादा चुनावी जनसभा नहीं हो रही है। राहुल गांधी सिर्फ 2 जनसभा करने अभी तक आए, सूरत और राजकोट में। आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल रही है, तो ऐसे में अब मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं, ये कहा जा रहा है। बहुत हम धुआंधार प्रचार पहले के मुकाबले नहीं देख रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान रोड शो के जरिए लगातार ये कोशिश में है कि नजर में आया जाए गुजरात में जनता के कि वो भी एक विकल्प है। यानी आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और जनता उनकी तरफ भी देखे, तो वो एक कोशिश करते जरूर नजर आते हैं। लेकिन अगर आप प्रचार के लिहाज से देखें तो बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से धुआंधार दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो हम जानते हैं कि कई रैलियां हो चुकी हैं। कल 4 रैलियां थी, उससे पहले परसों 4 रैलियां थी, और उससे पहले जाएं तो करीब करीब 8 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित की। तो धुआंधार प्रचार न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। राजपीपला जो नर्मदा जिले का मुख्यालय है, वहां पर उनका रोड शो अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। और हम तमाम बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको धुआंधार प्रचार करते हुए देख रहे हैं। तो उस लिहाज से बीजेपी का प्रचार एक ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक बेहतर तरीके से जमीन पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है, जो आपने कहा मुद्दों की बात या फिर किस तरह से राजनीतिक दल लुभाने की कोशिश में लगे हैं, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ये स्पष्ट तौर पर कह रही है कि जो आज का गुजरात है दरअसल वो पिछले 27 वर्षों की मेहनत का नतीजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की। देखिए, आज जिस गुजरात में मीलों पानी लाने जाना पड़ता था, वहां घर घर पानी है, नर्मदा का पीने का पानी है, और किसानों के खेतों में पानी पहुंचा है, नहरें बिछाई गई हैं। और प्रधानमंत्री ने जब कल चुनावी जनसभाओं में इस बात का जिक्र भी किया कि सौर ऊर्जा में आज गुजरात कहां खड़ा है, किसान उससे आय कमा सकता है। सौर और पवन ऊर्जा में गुजरात अग्रणी राज्य के तौर पर आ गया है। तो हम देख रहे हैं कि एक ज्योतिर्ग्राम योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और तब 80,000 किलोमीटर तार बिछाई गई थी, बिजली के फीडर अलग किए गए थे, किसान फीडर अलग किया गया था, पीने जो घर में जो बिजली है वो अलग की गई थी। और उससे हुआ क्या था कि ग्रामीण जो गतिविधियां थी, आर्थिक गतिविधियां, उन पे एक बहुत सकारात्मक असर पड़ा था, क्योंकि छोटी मोटी दुकानों को भी बिजली की जरूरत होती है। उसके बाद ये कहा गया था कि गुजरात में बिजली सरप्लस है, न केवल वितरण पर ध्यान दिया गया है बल्कि उत्पादन पर ध्यान दिया गया है। कोयले से बिजली ज्यादा हो, सौर बिजली ज्यादा हो, पवन बिजली ज्यादा हो। गुजरात एक मॉडल स्टेट के तौर पर उभरा था। तो अब हम देख रहे हैं कि उस बात को जोर शोर से बीजेपी बता रही है कि पीने का पानी किस तरह से घर घर पहुंचाया गया, कैसे किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया गया, और कैसे बिजली पहुंचाई गई एक बहुत बड़ी पहल के साथ। और जब सड़कें और बाकी जो उद्योग धंधे के लिए जो समर्थन है वो तो किया ही गया है। तो एक तरफ बीजेपी ये प्रचार कर रही है निखिल, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी दरअसल जो केंद्र सरकार पर निशाना साध कर या फिर महंगाई की बात करके या रोजगार के मोर्चे पर दरअसल वो जनता को बताना चाहती है कि देखिए इस बार उसे मौका मिलना चाहिए। इन दोनों पार्टियों के बीच आम आदमी पार्टी गुजरात के लिए नई नवेली पार्टी है। अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये है, जैसा कि वीडियो जारी कर आपने बताया भी, कि वो ये बताने की जनता को कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का विकल्प अगर कोई हो सकता है राज्य में तो कांग्रेस नहीं हो सकती, यानी वो आम आदमी पार्टी हो सकती है। वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे उतना एक तरह से देखें तो समर्थन मिलता दिखाई नहीं देता। और वो प्रचार, चुनाव प्रचार जो
चुनावों के ऐलान से पहले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी और उसके कुछ एक तरह से कहे संकेत मिले थे कि गुजरात में उस तरह से आम आदमी पार्टी बेहतर चुनाव लड़ सकती है। वैसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा जमीनी स्तर पर। थोड़ा बहुत डैमेज करेंगे क्या तय करेगी ये तो चुनावी नतीजे जाएंगे। एक बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे, क्या आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत डैमेज दोनों पार्टियों को करेगी? नंबर 2 पर आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि ज्यादातर चीजें आम आदमी पार्टी की हवाई लगती हैं, तमाम सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन क्या थोड़ा डैमेज दोनों पार्टियों को, या किसको ज्यादा डैमेज? जी देखिए, पहले लगता था कि आम आदमी पार्टी दरअसल कांग्रेस का ही वोट काटेगी, कांग्रेस को लगता था कि बीजेपी का वोट काटेगी, लेकिन फिलहाल स्थितियां ऐसी बन रही है जहां पर एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उनका यह कहना है कि अगर आप पूरे गुजरात की बात करें तो वैसा कोई असर आम आदमी पार्टी का दिखाई नहीं देता, और ऐसे में कांग्रेस को यह लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच परंपरागत लड़ाई है। और यह अपने आप में आश्चर्य की बात है, जब जो पार्टी सत्ता में आना चाहती है उसे भी यह लगता है कि जो तीसरा दल है उसका कोई भविष्य नहीं है। सत्ताधारी दल बीजेपी तो ये कह ही रही है कि कांग्रेस से उसी की लड़ाई है। तो हम देखते हैं कि शायद आम आदमी पार्टी की जो एक तरह से यहाँ पर जमीन बनाने की कोशिश है वो उतनी कामयाब ना हो। बाकी जनता जनार्दन क्या तय करेगी ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। बिल्कुल, और लोकतंत्र का असली सच यही है कि जनता ही सब कुछ तय करती है, और जनता अब वोट पड़ेंगे 1 तारीख और 5 तारीख को, तो जनता निश्चित तौर पर तय करेगी कि उसने क्या अपने मन में रखा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और विश्लेषण के लिए शैलेंद्र मिश्रा। तो वडोदरा से जुड़े थे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा। और अब बात करेंगे दिल्ली के सियासत की। बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली बीजेपी के प्रभारी वैजयंत पांडा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली के सांसद रमेश बुधूड़ी, डॉक्टर हर्षवर्धन, हंसराज हंस और प्रवेश वर्मा ने ये संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में 5 रुपए में खाना, स्मार्ट स्कूल, 5वीं की मेधावी छात्राओं को मुफ्त साइकिल सहित किए गए कई वादे शामिल हैं। हमारी सिद्धि है, जिन संकल्पों को पूरा करना हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम जवाबदेही खड़े उतरते हैं। ऐसी टीम को हमने आज जनता के समक्ष रखा है। अच्छे विश्वास करने लायक उम्मीदवार कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने उतारे हैं, बजाय के ऐसे उम्मीदवार जो रिश्वतखोरी करें या रिश्वत देके अपनी सीट लें, आम आदमी पार्टी का टिकट लें, ऐसे कैंडिडेट से मैं समझता हूं दिल्ली की जनता बचेगी और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी स्वच्छ शासन को इस कॉरपोरेशन में मौका देगी। तो बीजेपी ने एक वचन पत्र भी जारी किया था जिसमें तमाम वचन दिए थे, और उसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भी 10 गारंटी जारी की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। उनका कहना था कि सड़कों और गलियों को साफ करेंगे। दिल्ली नगर निगम ने पार्किंग की समस्या पर लगाम लगाएंगे। इस तरह की 10 गारंटी दी थी। साथ ही साथ कहा था आवारा पशुओं की समस्या से शहरों को निजात दिलाएंगे। तो इस तरह की तमाम गारंटीज दी थी। 10 गारंटी दरअसल दिल्ली नगर निगम में पार्किंग की बात कही थी, आवारा पशुओं की समस्या शहरों को निजात दिलाएंगे, नगर निगम की गलियों और सड़कों को सुंदर बनाएंगे। ये सारी बातें जो है गारंटी 10 गारंटी कम से कम आम आदमी पार्टी ने दी थी। तो कुल मिलाकर जो चुनाव है वो रोचक हो चला है। अब सभी जो दोनों दल हैं दरअसल, और साथ ही साथ कांग्रेस, वो भी अपने दावे और वादों के साथ में जनता के बीच में है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? जी, गिरीश हमारे साथ जुड़ गए। जी गिरीश, किस तरह से ये चुनावी जंग आप देख रहे हैं एमसीडी की, क्योंकि कम से कम बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने जो पत्ते थे, क्या कुछ उनके वादे हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो उन्होंने खोल दिए हैं। कांग्रेस के विषय में और जानकारी आप देंगे कि कांग्रेस किन वादों को लेकर जा रही है। तो फिलहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। जी बिल्कुल निखिल, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए पहले जो दिल्ली भाजपा ने अपना वचन पत्र दिल्ली के अंदर जारी किया था, जिस वचन पत्र में उन्होंने कहा था कि जो भाजपा कहती है वो करके दिखाती है,
तो भाजपा ने उसमें साफ कहा था कि जहां झुग्गी वहां पक्का मकान, तो वचन पत्र जारी किया भाजपा ने, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपना गारंटी जारी की। अब फिर से दिल्ली भाजपा ने आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज 12 सूत्रीय संकल्प पत्र को जारी किया है भाजपा में। इसके अंदर अगर 12 संकल्पों की बात की जाए, क्योंकि भाजपा पहले भी कहते आई है कि जो संकल्प लेती है वो करके दिखाती है, तो इसी तरह से इसने आज 12 संकल्प जारी किए हैं, जिसमें ई गवर्नेंस से निगम की सेवाएं नागरिकों को मोबाइल में उपलब्ध कराएंगे और निगम कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देंगे, प्रदूषण नियंत्रण में योगदान देने और दिल्ली का सस्टेनेबल एवं ग्रीन सिटी बनाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के सहयोग से 5 सालों में 7 लाख गरीबों को दिल्ली में आवास प्रदान करने की इस संकल्प पत्र में बात की गई है। गृह निर्माण नियमों का सरल, संपत्ति कर में और छूट और RWA के साथ संयुक्त कार्य किया जाएगा, ऐसा इस संकल्प पत्र में कहा गया है। जी, जितने भी वीकली बाजार हैं उनको नियमितीकरण किया जाएगा। ये एक अच्छी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाजपा ने इसमें अपने संकल्प पत्र में जारी किया है। रेहड़ी पटरी वालों के बारे में सोचा जाएगा, जो असंगठित मजदूर हैं और उपेक्षित हैं वर्ग हैं, उनको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। फैक्ट्री लाइसेंस समाप्त करेंगे और व्यापारियों को लाइसेंस फीस में और छूट देंगे। इसी तरह झुग्गी झोंपड़ी, ग्रामीणों इलाकों, अनाधिकृत कॉलोनियों और जेजे क्लस्टर में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसी के अलावा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2027 तक निगम के सभी 1616 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा, ऐसा ये दिल्ली बीजेपी ने आज अपने संकल्प पत्र में जारी किया है। इसके अलावा निगम की स्वास्थ्य सुविधाओं का आधुनिकीकरण करेंगे और उन्हें जन औषधि केंद्रों से जोड़ेंगे। अगर पार्किंग की बेहतर, क्योंकि दिल्ली के अंदर पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है। जी गिरीश, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जारी किया है कि पार्किंग की बेहतर सुविधा और स्ट्रे एनिमल्स की समस्या का भी निराकरण करेंगे, यानी जो सड़कों पर आवारा पशु दिखाई देते हैं उनकी समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। बिल्कुल गिरीश, 1000 स्थायी छठ घाट और वाटर बॉडीज बनाएंगे और दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत को सृजित करेंगे। तो ये 12 संकल्प, जैसा कि आपने बताया, वचन पत्र के अलावा ये 12 संकल्प भी बीजेपी ने आज लिए हैं, और उसके साथ ही साथ 10 जो गारंटी थी आम आदमी पार्टी की वो भी हमने दिखाई, आपने भी वो बताई। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इस बीच में दिल्ली में जो नेता है उनके बीच में जुबानी जंग भी जारी है, तो रोचक हो चली है MCD की भी लड़ाई। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।